लोकतांत्रिक भारत की सबसे बड़ी वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम को क्या सच में किसी रिमोट या कोड के द्वारा हैक किया जा सकता है? क्या आपके द्वारा दबाए गए बटन का वोट सच में उसी उम्मीदवार को जा रहा है जिसको आप जिताना चाहते हैं, या फिर चुनाव हारने के बाद ईवीएम का रोना रोना सिर्फ एक राजनीतिक पैंतरा है? क्या वर्तमान की जो सरकार है इसका ईवीएम को हैक करने का कोई बड़ा मकसद है या फिर कोई चाल? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में ईवीएम का पूरा सच। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय मिश्रा स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हर चुनाव के बाद एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आता है कि ईवीएम हैक हो गया। विपक्ष सड़कों से लेके सुप्रीम कोर्ट तक चक्कर लगाने लगते हैं कि ईवीएम हैक हो गए। चलिए आज के इस 12 मिनट के स्पेशल वीडियो में हम समझते हैं कि ईवीएम आखिर है क्या। नंबर 1 पे हम जानेंगे कि क्या ईवीएम हैक हो सकती है। नंबर 2 पे हम ये जानेंगे कि ईवीएम आखिरकार किस हद तक सुरक्षित है। नंबर 3 हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ईवीएम को लेकर क्या जवाब है। नंबर 4 पर हम ये समझेंगे कि क्या जनता को जानना चाहिए, जनता को ईवीएम के बारे में क्या जानकारी होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए सबसे पहले पॉइंट पे बात करते हैं कि आखिरकार ईवीएम कितनी सुरक्षित है। इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने डेली यूज वाले मोबाइल फोन, टैबलेट और लैपटॉप या कंप्यूटर को भूलना होगा, क्योंकि ईवीएम कोई आम मशीन नहीं है। ईवीएम की सुरक्षा के 3 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। नंबर 1 पर आता है स्टैंड एलोन आर्किटेक्चर, यानी कि एक अकेली मशीन। इस मशीन को कोई दूसरा ऑपरेट नहीं कर सकता। इस मशीन में कोई भी वायरलेस रिसीवर, कोई भी वायरलेस कम्युनिकेशन, इंटरनेट, ब्लूटूथ चिप जैसी कोई भी चीज नहीं लगी हुई है। अर्थात ये ऐसी मशीन है, ये एक ऐसा कंप्यूटर है जिसकी बाहरी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं होता। यानी कि दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा हैकर घर बैठकर भारत की ईवीएम में सेंध नहीं लगा सकता। इसी को आसान भाषा में समझें कि आप और हमारे यूज में आने वाला ये फोन, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो वायरलेस कम्युनिकेशन का काम करती हैं, जैसे कि ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, वाईफाई, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके जरिए हैकर घर बैठकर हमारे फोन, लैपटॉप या टैब को हैक कर सकता है, जबकि ईवीएम में ऐसा कुछ नहीं होता। नंबर 2 पे आता है ओटीपी सिस्टम, यानी कि वन टाइम प्रोग्रामेबल। ईवीएम एक ऐसी मशीन है जिसमें लगाई जाने वाली चिप सिर्फ एक बार प्रोग्राम करके इस मशीन में सेट कर दी जाती है, वो भी भारत की ही कंपनी में बनाई जाती है। अर्थात ये ऐसी कोई मशीन नहीं है जिसकी चिप बाहर से इंपोर्ट कराई जाए या चिप को बार बार बदलना जरूरी हो, क्योंकि इस मशीन के सारे पार्ट्स भारत के जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वहीं पर बनती है और वहीं से इस मशीन में लगा दी जाती है। इसलिए इस मशीन में किसी बाहरी चिप के ना होने के कारण इस मशीन को हैक कर पाना, इस मशीन में कोई सेंध लगा पाना या इसे अपने हिसाब से प्रोग्राम कर पाना लगभग असंभव बन जाता है। और तीसरे नंबर पर आता है ट्रिपल लेयर रैंडमाइजेशन। ये सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। क्या कोई अधिकारी अपनी मर्जी से कोई ईवीएम मशीन किसी जिले में या किसी विधानसभा में भेज सकता है? जवाब है नहीं, क्योंकि ईवीएम भेजने से पहले एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए रैंडमाइजेशन किया जाता है। पहले स्तर पर यह तय होता है कि मशीन किस जिले में जाएगी, दूसरे स्तर पर यह तय होता है कि मशीन किस विधानसभा में जाएगी, और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चरण यानी कि वोटिंग के कुछ देर पहले सुबह सभी पार्टियों के पोलिंग एजेंट्स के सामने यह तय होता है कि कौन सी ईवीएम मशीन किस बूथ पर रखी जाएगी। तो ये सवाल पूरी तरीके से गलत ठहराया जा सकता है कि कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता अपनी मर्जी से किसी ईवीएम मशीन को किसी बूथ पर नहीं रखवा सकता। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। चलिए समझते हैं कि इन दावों को कैसे स्वीकारा जा सकता है और कैसे विपक्ष ये दावे ठोकते हैं कि ईवीएम हैक हो सकती है। नंबर 1 पे आता है हार्डवेयर मैनिपुलेशन। विशेषज्ञ कहते हैं कि माना कि इसकी कनेक्टिविटी बाहर से नहीं है, ना ही इसमें इंटरनेट है, ना ही इसमें वाईफाई है और ना ही ब्लूटूथ है, लेकिन अगर इसके अंदर के पूरे सिस्टम को ही चेंज कर दिया जाए, यानी कि पूरी की पूरी डिस्प्ले यूनिट को निकाल दिया जाए कि बटन किसी और चीज का दबाया जाए और कंट्रोल सेंटर कोई दूसरा वोट दिखाए, तब क्या हो?
तब क्या हो अगर मैं किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करूं और बजाय उसको दिखाने के, बजाय मेरे रियल वोट को दिखाने के, एक पहले से फिक्स किया हुआ वोट दिखाया जाए। ये विशेषज्ञ दावा करते हैं। विशेषज्ञ दूसरा दावा ये करते हैं कि अगर ईवीएम मशीन इतनी सुरक्षित है तो आखिरकार जो विकसित देश हैं, जैसे अमेरिका जैसे देश हैं, उन्होंने ईवीएम मशीन को हटाकर दोबारा से बैलेट पेपर को क्यों लाया। ये दावे ठोकते हैं, ये जवाब मांगते हैं, ये चुनाव आयोग से जवाब मांगते हैं कि आखिरकार ईवीएम मशीन को सुरक्षित विकसित देश क्यों नहीं मानते हैं। पूरी जानकारी क्या है, चलिए समझते हैं। विदेशों की जो ईवीएम मशीनें थी वो डीआरई सिस्टम पे काम करती थी, यानी कि वो एक पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल के बेस पे काम करती थी। उनका कनेक्शन कंप्यूटर से होता था और वो एक पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक पैनल से अटैच होती थी। उनका कनेक्शन इंटरनेट से भी होता था, वाईफाई से भी होता था और ब्लूटूथ से भी होता था। इसके चलते वहां की मशीनें कई बार हैक हुई और उसी की वजह से वहां बैलेट पेपर चुनाव दोबारा लाया गया। जबकि भारत की ईवीएम मशीन इससे बिल्कुल अलग है। भारत की ईवीएम मशीन सिर्फ एक साफ सीधे तौर के कैलकुलेटर का काम करती है। आपने बटन दबाया, आपका वोट काउंट हुआ, एक नंबर बढ़ा और काम खत्म। ईवीएम मशीन इससे आगे कुछ करती ही नहीं। इन सारे आरोपों के बाद अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। इन सारे दावों, इन सारे मुद्दों को देखने के बाद भारत के इलेक्शन कमीशन ने अपने पक्ष में 3 प्रस्ताव रखे। नंबर 1 पर उन्होंने विदेशियों को और पूरे विपक्ष को यह चैलेंज किया कि आप हमारी मशीन को हैक करो, ईवीएम हैक करो। साल 2017 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने खुला चैलेंज दिया कि जो भी पार्टी, जो भी राजनीतिक दल ये मान रहा है कि ईवीएम को हैक करना बेहद आसान है, या कोई विदेशी यूजर, विदेशी हैकर ये मान रहा है कि वो ईवीएम को हैक कर सकता है, तो उनको खुला चैलेंज है कि वो भारत की असली ईवीएम मशीन को हैक करके दिखाएं। अब इस दावे के बाद ईवीएम को हैक करना तो बहुत दूर की बात, कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी विदेशी हैकर्स आस पास तक नहीं भटका। 2 पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वीवीपीएटी की सुरक्षा अपने पक्ष में प्रस्तुत। उन्होंने कहा वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, यानी कि एक ऐसी पर्ची, एक ऐसा पेपर कि जब आप किसी व्यक्ति को, किसी पार्टी को सपोर्ट करके वोट देते हैं तो एक सामने पर्ची आती है जो 9 सेकंड तक ईवीएम के डिस्प्ले पे रहती है। जब आप सुरक्षित हो जाएं कि हाँ ये उसी को वोट गई, तब आप वहां से हटें। और ये वास्तव में पेपर बैलेट भी सुरक्षित रहते हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास हमेशा से रखे रहते हैं। ये दूसरा दावा था जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि आप हमको ये कह रहे हैं कि ईवीएम हैक हो सकती है, लेकिन हमारे पास ये मुद्दे हैं कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती। नंबर 3 पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि हम किसी भी चुनाव से पहले मॉक ड्रिल करते हैं या मॉक ड्रिल करवाते हैं। जो भी विधानसभा या बूथ अध्यक्ष होते हैं पार्टियों के, उनको बुलाकर उनके सामने 50-50 नकली वोट डलवाकर चेक किया जाता है कि वोट सही जगह पर पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। जब वो बूथ अध्यक्ष कहते हैं कि हाँ अब मशीन परफेक्ट काम कर रही है, तभी वो मशीन बूथ पर जाती है और वोटिंग चालू की जाती है। तो ईवीएम हैक होने का सवाल ही नहीं उठता। विपक्ष ने दावे किए कि हो सकता है वोटिंग के बाद ईवीएम मशीनें बदल दी जाती हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पर भी जवाब दिया कि वोटिंग के पूरे होने के बाद ईवीएम मशीन को लॉक करके स्ट्रांग रूम भेजा जाता है, जो भी सीआरपीएफ, बीएसएफ जैसे जवानों की निगरानी में भेजा जाता है, यानी कि उन मशीनों को बदल पाना लगभग असंभव हो जाता है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कभी नहीं माना कि ईवीएम मशीन हैक भी हो सकती है। चौथे नंबर का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि आखिरकार जनता जो वोटर है उन्हें क्या जानना जरूरी है। नंबर 1 पे सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला जनता को समझना चाहिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपीएटी की लंबी याचिकाओं पर सुनवाई की और उसके बाद ये आदेश दिया कि भारत की जो चुनाव प्रक्रिया है इसमें शक करने जैसी कोई गुंजाइश नहीं है। ईवीएम हैक होने का या ईवीएम में बदलाव कर पाने का कोई भी विकल्प किसी व्यक्ति के पास नहीं है और इनको हटाकर दोबारा बैलेट पेपर चुनाव लाना समय से पीछे जाना होगा, जो बिल्कुल संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ईवीएम से वो गलतियां नहीं होती जो बैलेट पेपर आने के वजह से हो सकती हैं। कई बार बैलेट पेपर के चुनाव में बड़ी दिक्कतें होती थी, जैसे मतपत्र फाड़ दिया जाता था और फर्जी वोटें पड़ जाती थी, बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी।
लेकिन ईवीएम के टाइम पर यह संभव नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम का समर्थन किया। नंबर 2 पर दूसरी बात हर व्यक्ति को जान लेनी चाहिए कि ये राजनीतिक गिरगिटपंथी होती है, जो कभी ईवीएम को हैक बता देते हैं तो कभी ईवीएम को फर्जी बता देते हैं। ये वही राजनीतिक दल हैं, ये वही राजनीतिक पार्टियां हैं, जब वो किसी राज्य में अपनी सरकार बना लेते हैं तब ईवीएम पर कोई शक नहीं होता। जैसे तेलंगाना में कांग्रेस ने सरकार बना ली तो कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने सवाल नहीं उठाया कि ईवीएम हैक हो गए। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली तो किसी ने सवाल नहीं उठाया कि ईवीएम हैक हो गए। जहां पर ये चुनाव हारते हैं वहां पर ईवीएम हैक होने का रोना रोने लगते हैं। ये जनता को जानना बेहद जरूरी है। तीसरे नंबर पर आप ये जान लीजिए कि वोट आपका अधिकार है और इसे ना डालकर आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। किसी के बहकावे में आकर अगर आप ये कहते हैं कि हमारी वोट कैप्चर हो रही है, हमारा बूथ कैप्चर हो गया है, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी। दोस्तों, सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ईवीएम और वीवीपीएटी जैसी प्रक्रियाओं को समझकर इन पर गहराई से अध्ययन करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के कई सारे आदेशों को पढ़ने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी इन चीजों को समझे होंगे कि ईवीएम मशीन कोई साधारण वोटिंग मशीन नहीं है, इसे इतनी आसानी से हैक कर लिया जाए और इतनी आसानी से इसे अपने कंट्रोल में ले लिया जाए। लगभग ये सारी चीजें बिल्कुल असंभव हैं और अगर कहीं 1% के चांसेस भी हैं तो वहां पर वीवीपीएटी की जो सुविधा है वहां से पेपर काउंटिंग करवाई जा सकती है। लेकिन अगर आपको अभी भी लगता है कि बूथ कैप्चरिंग हो रही है, वोट कैप्चरिंग हो रही है, तो आप बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। अगर गहराई से रिसर्च किया हुआ ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में ऐसी किसी दिलचस्प कहानी के साथ।